जरा सोचिए दोस्तों, अगर बहुजन समाज की दो बड़ी धाराएं एक साथ आ जाए तो क्या इससे देश की राजनीति हिल सकती है? अगर आपका जवाब है कि हाँ हिल सकती है, तो फिर आज तक ऐसा हुआ क्यों नहीं? क्या इसके लिए हमें बाहर की ताकतों ने रोका है या हम खुद ही आपसी टकराव में उलझे हुए हैं? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम किसी भी पार्टी या संगठन का प्रचार नहीं करेंगे, बल्कि असल में जो बहुजन समाज से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुजन राजनीति कोई अचानक पैदा हुई चीज नहीं है, इसकी जड़ें काफी गहरी है। सामाजिक संघर्ष, वैचारिक स्पष्टता और राजनीतिक रणनीति में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा था कि राजनीतिक शक्ति के बिना सामाजिक सम्मान अधूरा है, क्योंकि उनके लिए राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं थी, बल्कि सामाजिक न्याय का औजार थी। उन्होंने समझ लिया था कि यदि निर्णय लेने वाली संस्थाओं में भागीदारी नहीं होगी तो बराबरी का सपना अधूरा रह जाएगा। इसी विचार को संगठनात्मक रूप देने का काम किया साहब काशीराम ने। उन्होंने बहुजन समाज की संख्या को राजनीतिक ताकत में बदलने की रणनीति तैयार की। इसी सोच से फिर बनी बहुजन समाज पार्टी। साल 2007 में उत्तर प्रदेश में जो हुआ वह भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण अध्याय है। दोस्तों, 6 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई। यह केवल चुनावी जीत नहीं थी, यह संदेश था कि बहुजन राजनीति सत्ता तक पहुंच सकती है और शासन चला सकती है। उस समय मायावती राज्य की सत्ता के केंद्र में थी। तो फिर सवाल उठता है, जब यह संभव था तो आज क्यों कठिन दिखता है? 2012 के बाद धीरे धीरे सीटों में गिरावट आई, लोकसभा में प्रतिनिधित्व कम होता गया, वोट एक जगह स्थिर भी नहीं रह पाए। तो क्या विचार कमजोर हुए या रणनीति पुरानी पड़ गई या समाज का सामाजिक राजनीतिक समीकरण बदल गया? दरअसल राजनीति की प्रकृति बदल गई, सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा। इस सोशल मीडिया के दौर में युवा मतदाता तुरंत कोई जवाब या प्रतिक्रिया चाहता है। नैरेटिव अब सिर्फ रैलियों से नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी बनता है। इसी दौर में एक नया नेतृत्व उभरा, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने आंदोलन के साथ डिजिटल उपस्थिति को भी जोड़ा। भीम आर्मी के माध्यम से युवाओं से सीधा संवाद स्थापित किया और संसद तक पहुंचे। आज परिदृश्य में दो तरह की ताकतें दिखाई देती है, एक अनुभव और बूथ स्तरीय संगठन की मजबूत पकड़ जिसमें बेन कुमारी मायावती है, दूसरी ओर युवा ऊर्जा और डिजिटल प्रभाव जिसमें चंद्रशेखर आजाद है। दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि अगर यह दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो क्या तस्वीर बदल सकती है? लेकिन दोस्तों, जैसे ही हम इन दोनों को साथ में लाने की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर एक टकराव शुरू हो जाता है। आरोप प्रत्यारोप, कटे फुटे वीडियो, आधे अधूरे बयान और समर्थकों के बीच तीखी बहस। पर इन झगड़ों से फायदा किसे हो रहा है? क्या बहुजन समाज की सीटें बढ़ रही है या सिर्फ सोशल मीडिया के व्यूज बढ़ रहे हैं? राजनीति का एक सरल नियम है, जो बिखरा वह कमजोर हुआ। 2007 में जब वोट एकजुट था तो बहुमत की सरकार बनी, और जब वोट बटा तो प्रभाव भी घटा। यह भावनाओं की नहीं, गणित की बात है। यदि एक सामाजिक आधार कई हिस्सों में विभाजित हो जाए तो हर हिस्सा कमजोर पड़ता है। तो दोस्तों, सवाल यही है, क्या हमें बाहर वाले हराते हैं या हम खुद अपनी ताकत कम करते हैं? अंदर की लड़ाई और नैरेटिव की राजनीति आज कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विवाद को खड़ा करती है, क्योंकि विवाद बिकता है। आधा सच दिखाया जाता है, संदर्भ काट दिए जाते हैं और उसे खुलासा कहकर पेश किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि आंदोलन विवाद से नहीं चलता, बल्कि आंदोलन चलता है संगठन, रणनीति और धैर्य से। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आंदोलन अहंकार से नहीं चलता। तो ऐसी हालत में क्या संभव है कि एकता बन पाएगी? अगर हम आज के नजरिए से देखें तो यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि संगठन अलग है, राजनीतिक शैली अलग है, टीमें अलग है। लेकिन इतना कुछ अलग होने के बावजूद भी एक चीज है जो एक है, और वह है लक्ष्य, सामाजिक न्याय का, राजनीतिक भागीदारी का, समानता का और संवैधानिक अधिकारों का। अब यहाँ मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सभी मिलकर एक ही पार्टी में आ जाए, लेकिन क्या यह जरूरी नहीं कि एक दूसरे को कमजोर न करे, साथ मिलकर काम करें? क्या साथ मिलकर रणनीति बनाना, तालमेल बनाना और एक दूसरे के एजेंडे को समझना, संवाद करना, क्या यह साथ में रहकर संभव नहीं है? कल्पना कीजिए, अगर आने वाले चुनाव में बूथ स्तरीय संगठन और युवा डिजिटल ताकतें एक साथ काम करें, अगर शिक्षा, रोजगार, आरक्षण और सुरक्षा पर एक साथ अपनी बात रखें, अगर मतभेद को दुश्मनी न माना जाए, तो क्या राजनीति में नई दूरी बन सकती? हाँ, हो सकता है कि ऐसी संभावना बन पाए, लेकिन यदि विभाजन जारी रहा तो परिणाम बहुत ही घातक हो सकता है। उसमें सिर्फ केवल छोटी छोटी जीतें होंगी और उनका प्रभाव जो है वो एक सीमित क्षेत्र तक ही पहुंच पाएगा और लंबी दूरी तय करने में काफी कठिनाइयां होगी। इससे भी बड़ा सवाल है कि व्यक्ति बड़ा होता है या फिर आंदोलन? क्या हम आंदोलन को व्यक्ति से बड़ा मानते हैं या व्यक्ति को आंदोलन से बड़ा बना देते हैं?
यदि हर आलोचना को गद्दारी माना जाएगा तो सुधार कैसे होगा? यदि हर मतभेद को दुश्मनी समझा जाएगा तो संवाद कैसे होगा? परिपक्व समाज ही परिपक्व नेतृत्व को जन्म देता है। अगर समाज संवाद चाहता है तो नेतृत्व भी मजबूर होगा। लेकिन दोस्तों, अगर यदि समाज ही विभाजित रहेगा तो ऊपर भी दूरी बनी रहेगी। तो बहुजन नेताओं और बहुजन समाज के लोगों की आगे की राह यह होनी चाहिए कि उनको गाली नहीं बल्कि तर्क करने चाहिए, भावनाएं नहीं बल्कि डेटा को देखना चाहिए, टकराव नहीं करना चाहिए बल्कि एक दूसरे से संवाद करना चाहिए। हमें किसी व्यक्ति को केंद्र में नहीं रखना है बल्कि हमें एक अपने उद्देश्य को केंद्र में रखकर अपनी बात रखनी है। दोस्तों, सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल यह है कि क्या बहुजन राजनीति फिर से एक मजबूत दूरी बन सकती है। आज जो हम इन चीजों को देख रहे हैं, अगर 10 साल बाद हम वापस पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम खुद से क्या कहेंगे कि हम समाज से लड़ रहे थे या हमने समय रहते दिशा बदल ली? जवाब हमारे हाथ में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें और अपने तमाम बहुजन साथियों के साथ इसको शेयर जरूर करें ताकि हमारी बात और आगे पहुंच सके और लोग सोच सके, विचार कर सके और बहुजन नेताएं जो इस तरह से बिखरे हुए हैं वह एक मंच पर आने का प्रयास करें। तभी बहुजन समाज सत्ता में आ पाएगा और साहब काशीराम समेत बाबा साहब का सपना भी पूरा हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।